याद रखें, आपने अगर ना भी बताया हो तो ये इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव कर पाए कि आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की नॉलेज प्रपोजल फॉर्म भरने के डेट पे थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अतिश प्रसाद और प्रसाद लॉ की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि सीएडी के क्लेम के केसेस में, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के क्लेम के केसेस में, कंपनी क्लेम का आउटराइट रिजेक्ट कर देती है अगर कंपनी को डिस्चार्ज समरी में आपके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दिखे तो। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? घबराइए मत, इस सिचुएशन का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक ज़रूर देखें। क्या आपके या आपके किसी फैमिली मेम्बर का हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे का क्लेम रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्शन में ये लिखा है रिजेक्टेड ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ या बोथ? तो इसका सलूशन हम इस वीडियो में आपको देंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया क्यों। अक्सर क्लेम रिजेक्शन के दो कारण होते हैं। ये जनरली होते हैं या तो नॉन डिस्क्लोजर, या तो प्री एग्जिस्टिंग, या तो दोनों। आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोनों को समझने के पहले हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आखिरकार हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ और इन दोनों को आखिरकार सीएडी से क्यों जोड़ती है। देखिए, इसके पहले हमें समझना होगा कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं, पर ये उनके डायरेक्ट कॉजेज़ हर केस में नहीं होते हैं, और ये डिफरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज एक डिजीज़ किसी का एक एलिमेंट किसी चीज़ का रिस्क फैक्टर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका हर केस में डायरेक्ट और अप्रॉक्सीमेट कॉज हो, और इसी बेस में हमें अपना क्लेम आगे जाके डिफेंड करना होगा। चलिए दोस्तों, पहले कॉज ऑफ रिजेक्शन को डिटेल में समझते हैं, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर, और उसके बाद दूसरे कॉज यानी वेटिंग पीरियड को बाद में समझेंगे। नॉन डिस्क्लोजर यानी कि आपने प्रपोजल फॉर्म लेते वक्त ये हिस्ट्री आप इंश्योरेंस कंपनी को बताई नहीं कि आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है। अगर आपने एजेंट को बताया और एजेंट ने प्रपोजल फॉर्म में ये नहीं लिखा, तो आपके पास इसका कोई प्रूफ है? अगर है तो ज़रूर दे कंपनी को, क्योंकि ये उनके एजेंट की गलती है। दूसरा सिचुएशन, अगर आपको पता था और आपसे प्रपोजल फॉर्म में ये डिक्लेरेशन स्किप हो गया, तो इस सिचुएशन में हमें देखना होगा क्या हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ एक डायरेक्ट और अप्रॉक्सीमेट कॉज है उस अल्टीमेट एलिमेंट के लिए जिसकी आप क्लेम भर रहे हैं। अगर नहीं है तो भी आपका क्लेम अलाउ हो सकता है, क्योंकि तब नॉन डिस्क्लोजर रेलिवेंट नहीं है। याद रखें, आपने अगर ना भी बताया हो तो ये इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव कर पाए कि आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की नॉलेज प्रपोजल फॉर्म भरने के डेट पे थी। दूसरा सिनेरियो यानी रिजेक्शन अंडर वेटिंग पीरियड लॉ। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में 2 साल का वेटिंग पीरियड या कुछ महीनों का वेटिंग पीरियड सीएडी के लिए है, तो आपका वेटिंग पीरियड के कारण क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ज़्यादा डिटेल में वेटिंग पीरियड के बारे में जानने के लिए मेरा वेटिंग पीरियड पे अलग वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। खैर, मान लीजिए आपकी पॉलिसी का पीईडी वेटिंग पीरियड 24 महीने यानी 2 साल है। अगर पॉलिसी 1 जुलाई 2022 को आपने फॉर एग्जांपल ली थी, तो आपका वेटिंग पीरियड 30 जून 2024 को ख़त्म हो जाएगा। अगर हार्ट अटैक इस डेट के बाद हुआ है
तो वेटिंग पीरियड क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा और कंपनी को आपका क्लेम अलाउ करना होगा। सबसे पहले तो आप कंपनी के ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को लेटर लिख सकते हैं। आपको इंश्योरेंस कंपनी के ईमेल आईडी पे या उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना ग्रीवियंस लिख के भेजना होगा। आप पॉइंट बाय पॉइंट रिजेक्शन लेटर के रीज़न को चैलेंज करें। अगर आपका रिजेक्शन नॉन डिस्क्लोजर के कारण हुआ है तो आप उनको ज़रूर लिखें ये कि मेरा डायग्नोसिस पॉलिसी लेने के बाद हुआ है और इसलिए ये नॉन डिस्क्लोजर नहीं है। ये ज़रूर लिखें कि प्रपोज़ल डेट के दिन मुझे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मेरा उसका डायग्नोसिस हुआ था। अगर आपका क्लेम वेटिंग पीरियड के क्लॉज के अंडर रिजेक्ट हुआ है तो आप लिखें मेरी पॉलिसी का स्टार्ट डेट ये था और इस दिन को शुरू हुआ था और मेरा क्लेम इस डेट को है, जो कि आपकी वेटिंग पीरियड के बाहर फॉल करता है। याद रखें CAD या जो भी आपका एलिमेंट है वो एग्जैक्टली आपके वेटिंग पीरियड के लिस्ट में होना चाहिए, ना कि उसका कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इस ग्राउंड पे कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वेटिंग पीरियड में है। आपका एग्जैक्ट एलिमेंट वेटिंग पीरियड में होना चाहिए, तभी कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अगर कंपनी ना माने तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। काफ़ी से लोग इन पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की डिसीजन थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ लीन करते हैं और ये ऑप्शनल लेवल है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप उनको लीगल नोटिस भेज के कंज्यूमर फोरम के दरवाजे खटखटा सकते हैं। याद रखें आप इस केस में अकेले नहीं हैं, इस तरह के बहुत केसेस हैं और कंज्यूमर फोरम एक कंज्यूमर फ्रेंडली फोरम है। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को आप आगे अवॉइड कैसे करें। देखिए, अगर आपको पॉलिसी प्रपोज़ल फॉर्म भरने के दिन वाकई में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है और आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स में वो हर जगह आ रहा है, तो कायदे से आप उसको डिक्लेयर कर दें और आप उसके लिए पॉलिसी की लोडिंग करा लें। दूसरी चीज़ ये याद ज़रूर रखें कि पॉलिसी के प्रपोज़ल फॉर्म को हमेशा खुद भरें और एजेंट के ऊपर ये चीज़ ना छोड़ें। तीसरी चीज़ आप ये ज़रूर देखें कि आपका जो डायग्नोसिस है, आपका जो डिस्चार्ज समरी है, उसमें जो हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है क्या वो शो कर रहा है हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ सिंस व्हेन। अगर वो सिंस व्हेन शो कर रहा है तो वो सिंस व्हेन की डेट क्या प्रपोज़ल फॉर्म भरने की डेट के बाद है। अगर ये सिचुएशन है तो भी आपका क्लेम अलाउ हो सकता है और आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, हर साल हज़ारों लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं और अपना क्लेम हासिल करते हैं कंज्यूमर फोरम के दरवाजे खटखटा के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। नीचे लिखे कमेंट्स में अपने अनुभव या सवाल ज़रूर लिखें और आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए प्रसाद लॉ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।